अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी परफेक्ट गुजर रही है। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ यहाँ पे हल्की हल्की सर्दी शुरू हो चुकी है। रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है और आम तौर पे मैं कोशिश करता हूँ कि रात के 12 बजे से पहले स्टोरीज को रिकॉर्ड कर लूँ। आज का मेरा जो टारगेट है, मुझे 5 स्टोरीज को रिकॉर्ड करना है। अब देखें, मुझे जब तक डर नहीं लगता मैं कोशिश करूँगा कि इनको रिकॉर्ड कर सकूँ। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की जो स्टोरीज है उनमें जो सबसे पहली स्टोरी है, यह स्टोरी हमें काशान साहब ने भेजी है। काशान भाई इससे पहले भी बहुत सारी स्टोरीज को शेयर कर चुके हैं। आज का ये जो वाकया है ये इनके सगे मामू अहमद साहब के साथ पेश आया था, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी ही ज़बानी इस वाकये को सुन सकें। ये बात 2001 और 2002 की है और अब से तकरीबन 20 साल पहले हम लोग हैदराबाद में रहा करते थे। हमारी जो फैमिली थी बड़ी छोटी सी फैमिली थी और हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी, अल्लाह का शुक्र है कि वो उस वक्त भी बेहतर थी। बहुत स्मूथ ज़िंदगी गुजर रही थी कि एकदम से जो मेरे फादर थे उनके दिल में तकलीफ शुरू हुई। और जब मेरे फादर के दिल में तकलीफ शुरू हुई तो सबसे पहले जो हैदराबाद के अंदर अस्पताल मौजूद हैं, हम लोग वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे जब हम लोग गए तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स मौजूद थे उन्होंने बताया कि इनको हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर्स ने कहा कि अभी तो इनकी कंडीशन फिर भी बेहतर है, लेकिन हमारा मशवरा ये है कि कराची में जिना अस्पताल मौजूद है, आप इनको वहाँ पे लेके चले जाएं, क्योंकि हैदराबाद के मुकाबले में वहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो बहुत बेहतर हैं। हम लोगों ने आपस में मशवरा किया और मशवरा करने के बाद यही डिसाइड किया कि हमारे फादर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। लिहाजा जो हमारे पास उस वक्त गाड़ी मौजूद थी, उस गाड़ी के अंदर ही फादर को हम लोगों ने पीछे की तरफ बिठाया। मेरे साथ मेरी मदर मौजूद थी, मेरा एक कज़न था और हम लोग अल्लाह का नाम लेके जिन्ना अस्पताल के लिए रवाना हो गए। ये बताते हैं कि तकरीबन 3.5-4 घंटे के अंदर अंदर हम लोग जिन्ना अस्पताल पहुंच चुके थे और वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी अच्छी सर्विस दी और मेरे फादर को देखने के बाद फर्स्ट एड दी और जो भी मामलात थे वो चेक किए और उन्होंने कहा कि आपके जो फादर हैं इनका हमें बाईपास करना पड़ेगा। खैर, बाईपास के लिए आपको पता है कि थोड़ा टाइम लगा करता है, तो वैसे ही कुछ दिन का टाइम दिया गया और तकरीबन 10 या 11 दिन के बाद उनका बाईपास कर दिया गया। अल्लाह का शुक्र है कि उनका जो ऑपरेशन था वो बिल्कुल कामयाब हुआ था, लेकिन डॉक्टर्स का ये ख्याल था, ये मशवरा था कि आप 1 हफ्ते तक अभी इनको ट्रैवल ना करवाएं। आप चाहें तो इसी अस्पताल में रुक लें, अदरवाइज अगर आपका कराची में कोई और मौजूद है तो उस अजीज़ के घर में 1 हफ्ता गुजार लें। अगर 1 हफ्ते तक इनकी जो तबीयत है वो स्टेबल रहती है और मामला सही रहते हैं तो फिर आप इनको शौक से हैदराबाद लेके वापस चले आइएगा। अब बड़ा माकूल मशवरा था, तो हमारा एक कज़न कराची में रहा करता था। हमने अपने फादर को अस्पताल से उसके घर में शिफ्ट कर दिया। अब उनका अपना जो घर था बेसिकली वो एक फ्लैट था और 2 कमरों पे मुश्तमिल था। अब मैंने यही डिसाइड किया कि मेरे फादर के साथ मेरी मदर रुक जाएं, वही बेहतर है। अब क्योंकि इसका जो अपार्टमेंट है वो भी छोटा सा है, बेहतर यही है कि मैं वापस हैदराबाद चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे काम थे जो रुके हुए थे। 1 हफ्ते बाद जब मेरे फादर की तबीयत बेहतर हो जाएगी
तो इंशाल्लाह मैं उनको लेने के लिए वापस कराची आ जाऊंगा। खैर तकरीबन रात के 11 या 11:30 बजे का टाइम था और मैं उस वक्त कराची से हैदराबाद के लिए अपनी गाड़ी में निकला। अब अगर आप उस दौर की बात करें, तकरीबन 20 साल पुरानी बात है, तो सुपर हाईवे का जो रोड था वो काफ़ी जगह से टूट फूट का शिकार था और गाड़ी को वहाँ पे स्मूथली चलाना या तेज़ चलाना आसान नहीं था। बहरहाल जैसे ही मैंने टूल प्लाजा क्रॉस किया, रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। मुकम्मल तौर पे अंधेरा हो रहा था और मैं जितना तेज़ हो सकता था गाड़ी को भगा रहा था। टूल प्लाजा से निकले हुए मुझे 15 या 20 मिनट गुजरे थे कि एकदम से मैंने देखा कि लेफ्ट साइड पे आगे रोड की तरफ एक औरत खड़ी हुई है। अब जैसे ही मेरी गाड़ी की लाइट उसके ऊपर पड़ी तो मैंने देखा कि वो जो औरत है बज़ाहिर बड़ी साफ सुथरी किसी अच्छी फैमिली की लग रही है। उसने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए और उसके लिबास को या उसकी शक्ल को देख के लग रहा है यकीनन ये किसी परेशानी या किसी मुश्किल का शिकार है। अब उस दौर में मेरी जो एज थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं भी अनमैरिड था और 10 तरह की अच्छी बुरी चीज़ें मेरे जहन में आ जाया करती थी। पहले जब मैंने उसको देखा और उसने लिफ्ट मांगने का इशारा किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन फिर एकदम से मेरे दिमाग ने कहा कि रात के इस पहर में इस लड़की का यहाँ पे मौजूद होना समझ से बाहर है। उस लड़की को मैंने क्रॉस किया और बज़ाहिर उसके लिए मैं गाड़ी नहीं रोकना चाहता था, लेकिन फिर जो दिल में 10 चीज़ें आती हैं तो वैसे ही हुआ कि मैं गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता करके स्लो करता हूँ और स्लो करने के बाद गाड़ी को रोक देता हूँ। अब जब मैंने गाड़ी को वहाँ पे रोका तो उस लड़की में और मेरे दरमियान तकरीबन 50 फीट का फासला मौजूद होगा। खैर जब मैंने गाड़ी को साइड में रोका वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो लड़की थी मेरे कार की तरफ बढ़ने लगी। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे जो मेरे अरमान थे वो जागते चले जा रहे थे और मुझे लग रहा था कि मेरे पेरेंट्स या घर वाले भी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तो शायद ये एक अच्छा मौका हो सकता है। खैर जैसे ही वो हसीन लड़की मेरी गाड़ी में आके बैठी तो उसके बैठते ही एक अजीब सी खुशबू थी जो गाड़ी के अंदर फैल चुकी थी और उसको देख के लग रहा था कि वो बहुत ही अच्छी फैमिली की बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। खैर जब वो गाड़ी के अंदर आके बैठी तो मैंने उससे पूछा कि जी मैडम आपको कहाँ पे जाना है। तो वो कहने लगी कि मुझे बस ज़रा आगे 15 या 20 मिनट का रास्ता है, वहाँ जाने के बाद एक आबादी आती है, उस आबादी में सामने ही मेरा घर है, वहाँ पे आप उतार दीजिएगा। अब जब मैंने ये सुना तो मैं सोचने लगा कि इतनी हसीन और जमील लड़की है और कितने कम वक्त के लिए मेरी गाड़ी में आके बैठी है। बहरहाल इस दौरानिए में मैंने उससे बातें करना शुरू की और जैसे जैसे मैं उससे बात कर रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पे, उसकी आंखों पे, उसके होंठों पे, गर्ज के उसके बालों पे सब जगह मेरी नज़र पड़ रही थी और मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक आज तक मैंने इतनी हसीन और जमील लड़की नहीं देखी थी। एक अजीब सी कशिश थी जो उसके अंदर मौजूद थी और एक अजीब सी उलझन थी जिसका मैं शिकार था। मैं नहीं चाहता था कि वो 15-20 मिनट में ये इतनी जल्दी मेरी गाड़ी से उतरे। खैर 15-20 मिनट तक मैंने भी ज़रा तमीज़ से बातचीत की और वो भी मेरे जितने भी सवालात थे उनके जवाबात दे रही थी। अब बातों ही बातों में मैंने उससे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की या मैंने उसको इनडायरेक्टली कहा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप चाहें तो मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे चल सकती हैं। अब जब मैंने इस तरह की बात की तो वो जो लड़की थी एकदम से मुझे गुस्से से देखने लगी और ऐसा लगने लगा कि एकदम से उसका मूड चेंज हो चुका है। खैर मेरे जहन में या मेरे दिल में शैतान आ चुका था और उसके बाद
मैंने एक अजीब सी हरकत की। मैंने जानते बूझते अपना जो हाथ था उसके बाजू पे रखने की कोशिश की। अब जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके बाजू के ऊपर रखा या रखने की कोशिश की तो एकदम से वो पीछे की तरफ हुई, और जैसे ही वो पीछे की तरफ हुई तो इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उसकी जो शक्ल थी, जो कि बड़ी हसीन और जमील शक्ल थी, वो एक अजीब सी बूढ़ी औरत की सी शक्ल में तब्दील हो चुकी थी। और देखते ही देखते 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर उसकी जो जबान थी वो एकदम से बाहर निकली, और तकरीबन 4 या 5 इंच तक उसकी जबान उसके मुंह से बाहर आ चुकी थी। अब मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं सकते किसी हालत में था, मुझ पर शदीद खौफ तारी था, और मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये जो रात है ये मेरी आखिरी रात है, और ये जो कुछ हो रहा था शायद इसकी वजह जो मेरी बुरी नीयत थी वो थी। अब जैसे ही मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था मुझ पे एकदम से शदीद खौफ तारी हो चुका था, और इसी दौरानिये में एकदम से वो जो औरत थी वो मेरे करीब बढ़ने लगी, और जैसे ही उसने अपना मुंह या अपना वजूद मेरे करीब किया उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मैंने एकदम से स्टीयरिंग घुमाया है और मैं पीछे हटा हूं, और एकदम से जो मेरी गाड़ी थी वो कहीं जाके हिट हुई है। खैर, जब मेरी आंख खुली तो सुबह का टाइम हो रहा था। मेरे करीब जवार में 2-3 पुलिस वाले मौजूद थे। इसके अलावा शायद करीबी गांव के 2-3 लोग मौजूद थे। मेरी गाड़ी को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा था, और इसके साथ साथ मेरे सर पे, मेरे बाजुओं में चोट लगी हुई थी। खैर, पुलिस वालों के मुताबिक मेरी जो गाड़ी थी उसके ब्रेक फेल हो गए थे, और ब्रेक फेल होने की वजह से वो एक दरख्त से जाके टकरा गई थी। खैर, अपने आप को जिंदा देख के या अपने आप को सलामत देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश था, और मैंने लाखों मर्तबा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई। पुलिस वाले या गांव के जो लोग थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था और मैं कभी भी इनको सच नहीं बता सकता था। मुझे याद था कि रात में मुझे एक लड़की मिली थी, और उस लड़की को मैंने लिफ्ट दी थी, और उसके बाद जब मेरी नीयत ख़राब हुई तो शायद उसी वजह से ये जो एक्सीडेंट था वो हुआ था। ये बताते हैं कि उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि सबसे पहले ना तो अपनी नीयत ख़राब करनी है, और उसके बाद ख़ास तौर पे रात के औकात में किसी लड़की को या किसी औरत को लिफ्ट नहीं देनी। गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी जुबैर शेख साहब ने भेजी है, और ये बताते हैं कि इनके जो फादर थे वो अब से तकरीबन 15 या 20 साल पहले इंटीरियर सीन का एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम किया करते थे। इनके फादर की जो ड्यूटी टाइमिंग थी वो आम तौर पे रात के औकात में हुआ करती थी, और रात के 10 बजे से सुबह के 10 बजे तक ये ड्यूटी को किया करते थे। ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता कि बहुत सारे इमरजेंसी केसेस आते, बहुत सारे लोग इस तरह के आते कि जब वो अस्पताल पहुंचते या अस्पताल पहुंचने से कुछ देर पहले उनकी डेथ हो जाती। अब ये जो इंटीरियर सिंध का अस्पताल था एक बहुत छोटे से शहर के करीब मौजूद था, और इस अस्पताल के अंदर एक छोटा सा मुर्दा खाना भी मौजूद था। अक्सर ऐसा होता कि बहुत सारी डेड बॉडीज यहाँ पे रखने के लिए आया करती थी। तो इसी तरह दिसंबर या जनवरी का महीना चल रहा था। इंटीरियर सिंध में आमतौर पे ज़्यादा सर्दी हुआ करती है, तो वैसे ही एक सर्द तरीन रात थी। तो एकदम से एक एम्बुलेंस अस्पताल के अंदर दाखिल हुई, और जब इन लोगों ने उस पेशेंट को या इमरजेंसी पेशेंट को रिसीव किया तो पता चला कि इस औरत का अभी तकरीबन 15 या 20 मिनट पहले एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का
एक्सीडेंट हुआ है। अब वहाँ पे जो डॉक्टर मौजूद थे उन्होंने इसको रिसीव किया और रिसीव करने के बाद अपने तौर पे कोशिश करने लगे कि किसी भी तरह इस औरत की जान बचाई जा सके। खैर, ये बताते हैं कि डॉक्टर्स एक दिन तक लगे रहे। इनकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह ये जो औरत है वो बच सके। अब ये जो औरत थी इसकी ना कोई शनाख्त मौजूद थी, न इसके पास कोई शनाख्ती कार्ड था, और जो एम्बुलेंस वाला इसको लेके आया था उसका ये कहना था कि मैं रोड से या हाईवे से गुजर रहा था तो मैंने उसको रोड के ऊपर तड़पते हुए देखा। मेरा ख्याल है कि इसको शायद किसी गाड़ी ने हिट किया है और जो गाड़ी वाला था वो मौके से भाग चुका है। खैर, डॉक्टर्स ने एक दिन तक उसको बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका इंतकाल हो गया। ये बताते हैं कि जब इस तरह का कोई सिलसिला होता था कि जिसके वारिसीन का या लवाहिकीन का कुछ ना पता हो, तो अस्पताल वाले 3 या 4 दिन तक जो इनके पास मुर्दा खाना था वहां पे इस लाश को रखा करते थे। इस दौरानिए में पुलिस भी अपने तौर पे कोशिश करती थी कि उस डेड बॉडी के बारे में कुछ पता चल सके। खैर, ये जो बॉडी थी उसको मुर्दा खाने रखवा दिया गया और जो पुलिस वाले थे वो इसके लवाहिकीन को तलाश करने की कोशिश करने लगे। इसी तरह एक रात गुजर गई और फिर दूसरी रात आई। अब इनके जो फादर हैं वो वहां पे यानी मुर्दा खाने के बाहर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था कि इनको एकदम से मुर्दा खाने के अंदर से किसी के चलने की या शोर करने की आवाज आना शुरू हुई। इससे पहले कभी भी इनके कैरियर में इनको कभी ऐसी आवाज या इस तरह का मामला पेश नहीं आया था। खैर, जब इनको आवाज आना शुरू हुई तो पहले इन्होंने इग्नोर किया। उसके बाद दोबारा से इनको बाकायदा लगने लगा कि जैसे कोई मुर्दा खाने के अंदर मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वॉक कर रहा है। अब इन्होंने दोबारा से इसको इग्नोर किया और अपने तौर पे जो भी इनको आयत वगैरह आती थी वो पढ़ना शुरू कर दी। अब ये मुसलसल आयत पढ़ रहे थे कि इसी दौरानिए में एकदम से मुर्दा खाने का जो गेट था उसको अंदर से कोई पीटने लगा, और जैसे ही किसी ने दरवाजे को अंदर से पीटना शुरू किया तो इनके ऊपर एक खौफ तारी हो गया। इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अंदर कौन है जो मौजूद है। बहरहाल इन्होंने हिम्मत पैदा की और हिम्मत करके खड़े हुए आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते ये उस मुर्दा खाने के गेट की तरफ बढ़ने लगे। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं गेट के करीब जा रहा था वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि गेट के उस तरफ यकीनन कोई ना कोई मौजूद है जो कि ना सिर्फ नॉक कर रहा है बल्कि उसके कराहने की या उसकी तकलीफ में होने की आवाजें आ रही हैं। जैसे जैसे ये कदम बढ़ा रहे थे वैसे वैसे उसकी जो आवाजें थीं वो बढ़ती चली जा रही थी और इनको यकीन हो चला था कि कोई ना कोई अंदर मौजूद है। जैसे ही ये उसके गेट के सामने पहुंचे तो ये जो गेट था इस गेट के ऊपर के हिस्से में शीशा लगा हुआ था, यानी कि अगर आपको अंदर की तरफ देखना हो या अंदर का नजारा करना हो तो आप शीशे से अंदर की तरफ देख सकते थे। ये बताते हैं कि मेरे फादर जैसे ही शीशे से अंदर की तरफ झांकने लगे तो उन्होंने देखा कि वही औरत जो अभी एक दिन पहले यहाँ पे आई थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो सामने खड़ी हुई है और उसका जो चेहरा है वो मुकम्मल तौर पे जख्मों से भरा हुआ है और वो इनको कह रही है कि मुझे बाहर निकालो। अब ये सुन के या ये देख के इनको तो यकीन ही नहीं आया कि इनके सामने ये क्या हो रहा है। पहले ये समझे कि शायद मेरा वहम है। इन्होंने दोबारा से अंदर की तरफ झांका तो वही औरत इनके बिल्कुल सामने खड़ी भी थी और वो इनको रिक्वेस्ट कर रही थी कि जैसे दरवाजा खोलो।
अब ये देखने के बाद जो इनके फादर थे उनकी हालत टाइट हो चुकी थी और वो सबसे पहले रिसेप्शन पे गए और वहाँ जाके उन्होंने बताया कि मैंने इस तरह उस औरत को मुर्दा खाने से झांकते हुए देखा है। ये सुन के जो रिसेप्शनिस्ट था वो भी खड़ा हो गया। इसके साथ साथ उसने 2-3 गार्ड्स को और लिया और ये सारे के सारे मिलके उस मुर्दा खाने के अंदर की तरफ गए। इनके फादर बताते हैं कि जब इन लोगों ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर की तरफ गए तो वो जो औरत थी जो अभी कुछ देर पहले गेट नॉक कर रही थी ये इनको कह रही थी कि मुझे बाहर निकालो, वो अंदर सामने लेटी भी है और वो उसी पोजीशन में लेटी भी है जिस पोजीशन में उसकी डेथ हुई थी और डेथ होने के बाद उसको यहाँ पे लिटाया गया था। अब उसको देख के ये चौंक गए, जबकि जो दीगर स्टाफ था या जो दीगर गार्ड्स थे वो कहने लगे कि भाई हमारे साथ मजाक नहीं करो। ये बताते कि इनके जो फादर थे वो सच कह रहे थे, जबकि बाकी जितना भी स्टाफ था वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। बहरहाल जैसे तैसे ये रात गुजरी और इत्तफाक से 2 दिन के अंदर अंदर इस औरत की जो फैमिली थी उसका पता चल गया। और जब इस औरत की फैमिली का पता चला तो जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करने के बाद उसकी जो डेड बॉडी थी वो उसके घर वालों के हवाले कर दी गई। कभी कभी आपकी जिंदगी में इस तरह के वाकयात पेश आते हैं जिनके बारे में अगर आप सोचें या गौर करें तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हुआ था वो हकीकत थी या वो अफसाना था। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये 2 स्टोरीज जो मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे अहम बात, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे, जिंदगी दे, कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।